आपके घर में भी ये चर्चा हुई हो, और वो चर्चा ये है कि जिस शहद को आप खाते हैं वो कितना शुद्ध है। इस खबर की पृष्ठभूमि में वो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि देश में बिकने वाला 80% शहद मिलावटी है और उसमें मिठास के नाम पर चीनी का सिरप डाला जाता है। शहद एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलावट होती है। आज हम आपको शहद में हानिकारक चीनी की मिलावट करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मधु माफियाओं के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप नकली और मिलावटी शहद की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप शहद को एक दवा की तरह लेते हैं, हर रोज सुबह उठकर आप सोचते हैं कि गुनगुने पानी में नींबू के साथ शहद लेने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका वजन कम हो जाएगा, और आपको फिर भी ये लगता है कि वजन कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है, तो अपने शहद को चेक कीजिए। हो सकता है आप शहद लेने की बजाय उसकी जगह चीनी का मिश्रण पी रहे हों। इसके बाद हम दक्षिण कोरिया की सॉफ्ट पावर कोरियन पॉप यानी के पॉप की बात करेंगे। अपनी के पॉप इंडस्ट्री को बचाने के लिए दक्षिण कोरिया ने अपने 72 साल पुराने कानून में बदलाव कर दिया है। दक्षिण कोरिया में अब तक सभी पुरुषों के लिए 19 वर्ष से 28 वर्ष की उम्र के बीच सेना में सेवाएं देना अनिवार्य था, लेकिन अब के पॉप स्टार्स के लिए सीमा बढ़ाकर 30 साल कर दी गई है। इस फैसले के केंद्र में दक्षिण कोरिया का सबसे मशहूर के पॉप बैंड BTS है, जिसके एक सदस्य की उम्र कल ही 28 वर्ष पूरी हो गई है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि दक्षिण कोरिया की सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया है, बल्कि सिर्फ के पॉप स्टार्स को 2 साल की रियायत दी है। इस खबर से आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या किसी भी देश का कोई नागरिक कानून से ऊपर हो सकता है, फिर वो चाहे के पॉप स्टार हो या फिर देश के किसान हो। यानी इस खबर में हमारे देश के किसानों के लिए भी एक सीख छुपी हुई है, वो ये कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून से ऊपर कोई नहीं। लेकिन सरकार के लिए ये सीख है कि वो अपनी सॉफ्ट पावर को बचाने के लिए, अपने देश के लोगों को बचाने के लिए कई बार अपने कानूनों में बदलाव कर सकती है और इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दुनिया भर के देशों की जो सरकारें हैं वो अपने लोगों के लिए अपने कानूनों को बदलती हैं। और आखिर में हम दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट के गलत नामकरण का विश्लेषण करेंगे। माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, क्योंकि जिस अंग्रेज अधिकारी के कार्यकाल में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी गई थी, जॉर्ज एवरेस्ट उसके गुरु थे। इसलिए उन्होंने दुनिया के इस सबसे ऊंचे पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया। लेकिन माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई किसी अंग्रेज ने नहीं, बल्कि भारत के ही महान गणितज्ञ राधानाथ सिकदर ने मापी थी। आज हम आपको इस दिलचस्प तथ्य के बारे में बताएंगे और ये मांग भी उठाएंगे कि माउंट एवरेस्ट का नाम बदलकर माउंट सिकदर क्यों नहीं कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि नेपाल इसे अलग नाम से जानता है, तिब्बत इसे अलग नाम से कहकर पुकारता है, तो फिर भारत क्यों नहीं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। किसानों का आंदोलन खत्म करने की सरकार की एक और कोशिश नाकाम हो गई। अब 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच छठी बैठक होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज 5वें दौर की बातचीत में भी किसान तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। किसान सरकार से सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहते थे। बैठक के बाद किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन कानून रद्द होने के बाद ही खत्म होगा और 8 तारीख को भारत बंद होगा। 8 तारीख को आपका भारत बंद रहेगा या फिर अभी उस पर विचार करेंगे आप लोग? नहीं रहेगा, तो जो प्रोग्राम है वो तो होते रहेंगे। 9 दिसंबर की बैठक में शामिल होंगे? हाँ, शामिल होंगे। वहीं बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी तरह की शंका बेबुनियाद है। सरकार ने किसानों को फिर भरोसा दिया कि कृषि कानून से मंडी कानून पर कोई असर नहीं पड़ेगा। MSP पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। किसानों से मीटिंग के पहले सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 बड़े मंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 2 घंटे की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। दिल्ली, हरियाणा और यूपी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 10वां दिन था। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का समर्थन करने समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे, लेकिन किसानों ने उन्हें लौटा दिया। वहीं पटना में कृषि कानून के खिलाफ गांधी मैदान में प्रदर्शन करने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत
18 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। ये मुकदमा कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज हुआ। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने को लेकर अकाली दल के नेता कोलकाता में आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले। वहीं कांग्रेस की बयानबाजी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। 50 साल से ज्यादा तक जिन्होंने राज किया, जिन्होंने कभी भी इस बात की चिंता तक नहीं की किस तरह से भला हो सके, किस तरह से कृषि में रिफॉर्म हो सके, जिन्हें न खेती से मतलब न जो है किसानी से सरोकार, वो आज ज्ञान दे रहे हैं। किसान आंदोलन में दखलंदाजी पर भारत ने कनाडा को कड़ा कूटनीतिक संदेश दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कोरोना पर कनाडा में होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं होंगे। इसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के किसान आंदोलन पर टिप्पणी का जवाब माना जा रहा है। ट्रूडो के बयान पर विदेश मंत्रालय ने कनाडा के राजनयिक को बुलाकर आपत्ति दर्ज कराई थी। कहा था इससे द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं। वहीं किसान आंदोलन में ब्रिटेन के सांसदों ने भी दखलंदाजी की है। लेबर पार्टी के 36 सांसदों ने राष्ट्रमंडल सचिव डोमिनिक रॉब को एक चिट्ठी लिखकर भारत सरकार पर कृषि कानून को वापस लेने का दबाव बनाने को कहा है। इन सांसदों का नेतृत्व लेबर सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी कर रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्हें अंबाला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनिल विज ने पिछले महीने 20 नवंबर को ही भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल में वैक्सीन लगवाई थी। अनिल विज के कोरोना पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें वैक्सीन की पहली डोज ही दी गई। एंटीबॉडीज बनने के लिए 2 डोज लगनी जरूरी है। दोनों डोज लगने के कुछ दिन बाद ही एंटीबॉडीज बनती है। भारत बायोटेक की वैक्सीन ट्रायल टीम ने अंबाला में अनिल विज की सेहत से जुड़ी जानकारी ली। भारत बायोटेक ने भी दावा किया है कि एंटीबॉडी के लिए वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को संसद भवन की नई इमारत की आधारशिला रखेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें शिलान्यास समारोह का निमंत्रण दिया। सरकार ने पहली बार प्रस्तावित संसद भवन परिसर की तस्वीरें भी जारी की। नए संसद भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास 10 दिसंबर को 1 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संपन्न होगा। प्रस्तावित संसद परिसर मौजूदा संसद परिसर से ज्यादा भव्य होगा। नए संसद भवन में 1224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में होगा। इसे बनाने में करीब 971 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका निर्माण कार्य 2022 तक पूरा होना है। देश के परिवारों में जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है शहद में मिलावट पर आई ताजा रिपोर्ट। भारत के एक एनजीओ जिसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट से शहद में मिलावट पर 4 बड़ी बातें सामने आई हैं। 4 बड़ी बातें जो इस रिपोर्ट में शामिल हैं वो क्या हैं? पहली बड़ी बात, बाजार में मिलने वाला 80% शहद मिलावटी है। दूसरी बड़ी बात, भारत के कई बड़े शहद बनाने वाले ब्रांड्स के शहद में चीनी की मिलावट पाई गई है शहद के नाम पर। तीसरी बड़ी बात, भारत की लैब्स इस मिलावट का पता नहीं लगा पाई। चौथी बात, जर्मनी की एक लैब में NMR टेस्ट से भारतीय शहद में यह मिलावट पकड़ी गई है। हमें मिला है क्लियर एविडेंस कि अडल्टरेशन हो रहा है और अडल्टरेशन ऐसे सिरप से हो रहा है कि आपकी जो जांच है जिसमें आप C3, C4 शुगर देखते हैं उसमें वो जांच में निकलेगा नहीं। इसीलिए जब हमारे हाथ में एविडेंस है उस एविडेंस के भरोसे हम कह रहे हैं कि सरकार को कुछ हद तक NMR टेस्टिंग करनी पड़ेगी CSE की तरह से जैसे हमने कराई। आप मैंडेटरी मत करिए मगर आप सैंपल उठाइए और उसकी NMR टेस्टिंग करिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी FSSAI के मुताबिक किसी भी शहद को शुद्ध होने के लिए उसे कम से कम 50 टेस्ट्स पर खरा उतरना होता है। जब वो ये 50 परीक्षाएं ये टेस्ट पार कर लेता है तब माना जाता है कि ये शहद असली है और शुद्ध है। हालांकि इसके बाद भी बाजार में मिलने वाला ज्यादातर शहद शुद्ध नहीं होता।
शहद में मिलावट के मुद्दे पर FSSAI का कहना है कि शहद में किसी भी मिलावट की पहचान करने में उनकी टेस्टिंग तकनीक सक्षम है। वहीं NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट की कीमत बहुत ज्यादा है, जिसका असर शहद की कीमतों पर भी पड़ सकता है। हालांकि FSSAI ने कहा है कि CSE से उनके जांच किए गए सैंपल्स मंगा लिए गए हैं और इन सैंपल्स की दोबारा जांच करके आगे का फैसला किया जाएगा। इस समय दुनिया के लगभग 780 करोड़ लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर देश के लोग यही चाहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। आप भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीकों के दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे और इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोडक्ट है शहद। आजकल बहुत सारे लोग सुबह उठते ही गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीते हैं। हो सकता है आप भी पीते होंगे और आप सबका यही मानना है कि ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और बहुत सारे लोग तो इसलिए भी करते हैं कि वो ऐसा मानते हैं कि इससे उनका वजन घटेगा, इससे वो फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और कोरोना वायरस के संक्रमण से भी बच पाएंगे। कोविड इन्फेक्शन से बचने के लिए और कोरोना संक्रमण से ठीक होने के लिए आजकल काढ़ा भी बहुत पिया जा रहा है। घर घर में लोग काढ़ा पी रहे हैं और इस काढ़े में भी शहद का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में मिलावटी शहद का इस्तेमाल आपको कोरोना संक्रमण से बचाने के बदले और बीमार बना सकता है। आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिलावट शहद में ही होती है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही मिलावट हो रही है, दुनिया भर में शहद में मिलावट होती है। संभव है कि आपके डॉक्टर ने भी आपको शहद का इस्तेमाल करने की सलाह दी होगी। हालांकि आपके पास मौजूद शहद के शुद्ध होने की संभावना काफी कम है और इससे आपका वजन कम होने के बदले बढ़ भी सकता है। ये आम आदमी के साथ सबसे बड़ा घोटाला होगा अगर ये रिपोर्ट सही है तो। इसलिए आज से ऐसी कंपनियों और व्यापारियों को हम मधु माफिया का नाम दे रहे हैं जो नकली शहद आपको बेचते हैं। शहद में मिलावट पर इस रिपोर्ट के बाद भारत में शहद बेचने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी सफाई भी दी है। पहली बात तो यह है कि इस रिपोर्ट में जिन कंपनियों का नाम लिया गया है उसमें शहद बनाने वाली लगभग तमाम सारी बड़ी कंपनियां हैं। उनके बारे में कहा गया है कि उनके प्रोडक्ट में कमी है, लेकिन शहद बनाने वाली भारतीय कंपनियां जो हैं उन्होंने कहा है कि उनका शहद 100% शुद्ध और स्वदेशी है। भारतीय कंपनियां चीन से शहद या शुगर सिरप नहीं खरीदती और यह शहद भारतीय मधुमक्खी पालकों से ही खरीदा जाता है। इसे भारतीय शहद उद्योग और निर्माताओं को बदनाम करने की साजिश बताया गया है ताकि प्रोसेस्ड हनी को हमारे देश में बढ़ावा दिया जा सके और ऐसा करके जर्मन टेक्नोलॉजी और मशीनों को प्रमोट किया जा रहा है जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। शहद में मिलावट के पीछे साधारण सा गणित है, पहले आप ये समझ लीजिए। आप ये गणित समझ जाएंगे तो मिलावट की वजह भी आप समझ पाएंगे। शहद कारोबारी मधुमक्खी पालकों से शुद्ध शहद 100 रुपए प्रति किलो से लेकर 1000 रुपए प्रति किलो तक खरीद सकते हैं। यह कीमत क्वालिटी के हिसाब से तय होती है, जबकि शुगर सिरप केवल 40 रुपए प्रति किलो के भाव पर मिल जाता है, यानी शुगर सिरप बहुत सस्ता होता है। अब आप सोचिए, रिटेल मार्केट में आपको शहद 200 से 400 रुपए प्रति किलो की औसत कीमत पर मिलता है। शहद की प्रोसेसिंग, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन यानी सारी लागत लगाने के बाद भी आपको वो शहद 200 रुपए किलो में मिल रहा है, जिसकी रॉ मटेरियल की कीमत ही 100 रुपए से शुरू होती है। भारत में मिलावटी शहद बेचने वालों को चीन से भी मदद मिलती है, यानी आपके शहद में चीन की घुसपैठ भी हो चुकी है और इसके जो प्रमाण है वो हम आपको अब दिखाते हैं। चीन की वेबसाइट्स पर गारंटी के साथ ऐसा शुगर सिरप बेचा जा रहा है जो टेस्ट प्रूफ होता है, यानी शहद में इस शुगर सिरप की मिलावट को पकड़ना किसी भी मशीन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। इस समय भी चीन की कई बड़ी कंपनियां ऐसा टेस्ट प्रूफ शुगर सिरप वेबसाइट्स पर बेच रही हैं। शहद में मिलावट करने वाले मधु माफिया अक्सर इसे पकड़ने की कोशिश करने वालों से 2 कदम आगे ही रहते हैं। भारत सरकार को भी इसकी जानकारी है और वो जब भी कोई नई गाइडलाइंस लाती है तो ये जो माफिया है ये इन गाइडलाइंस से बचने के लिए कोई नया शुगर सिरप लेकर आ जाते हैं, यानी हर बार एक ऐसा शुगर सिरप इस शहद में मिला दिया जाता है जो कि टेस्ट करने वाली मशीनों की पकड़ में नहीं आता। इसलिए ये सारे शहद
पास होते चले जाते हैं। ये जिम्मेदारी FSSAI की होती है कि वो देखे कि बाजार में कोई भी खाने पीने का जो प्रोडक्ट है वो हो गुणवत्ता के मामले में सही हो, वो शुद्ध हो। शहद को जांचने की जिम्मेदारी भी उसकी है, लेकिन उसकी मशीनें इस मिलावट को पकड़ नहीं पाई। दिलचस्प बात यह है कि चीन दुनिया में सबसे ज्यादा शहद का निर्यात करता है, हालांकि इसके मिलावटी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। वर्ष 2006 तक शहद में मिलावट इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा था। इसके बाद चीन से शुगर सिरप का आयात होने लगा हमारे देश में, और फिर शहद में मिलावट का रिवाज शुरू हो गया। 2 वर्ष पहले तक भारत में 11,000 मीट्रिक टन शुगर सिरप आयात हो रहा था और इसका 70% चीन से खरीदा गया था। माना जाता है कि इसमें से ज्यादातर शुगर सिरप का इस्तेमाल शहद में मिलावट के लिए ही किया गया। हालांकि अब कुछ भारतीय कारोबारियों ने चीन की कंपनियों से यह तकनीक खरीद ली है, या कह लीजिए कि चुरा ली है या कॉपी कर ली है, और अब ये बड़े बड़े लोग देश में ही शुगर सिरप बनाना शुरू कर चुके हैं। यानी अब शहद में मिलावट करना और आसान हो गया है। अगर अब आपको ये शुगर सिरप चीन से लाने की जरूरत नहीं। अगर कभी छापेमारी में शहद बनाने वाली कंपनियों के पास ऐसा कोई शुगर सिरप मिलता है तो वो दावा करती हैं कि इसका इस्तेमाल टॉफी बनाने के लिए किया जा रहा है। यानी बचाव के लिए इन कंपनियों के पास सभी तरह के उपाय होते हैं। शहद में मिलावट की समस्या को समझाने के लिए हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसके बाद आप ये समझ जाएंगे कि शहद में मिलावट कैसे की जा रही है। क्या आपके शहद में चीनी है? सेंटर फॉर साइंस की इस रिपोर्ट के आने के बाद हमने इस बात की पड़ताल शुरू की कि शहद में चीनी या किसी भी तरह की मिलावट की जरूरत होती ही क्यों है। इसके लिए सबसे पहले सबसे जरूरी था ये समझना कि शुद्ध शहद होता क्या है। तो आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं जहां मधुमक्खियों का परिवार शहद बना रहा है। जी, ये जो नजर आ रही है मधुमक्खियाँ, क्या यही शहद बनने की प्रक्रिया है और कैसे ये होती है? जी मैडम, ये जो आप देख रहे हैं इसको ब्रूड चैम्बर बोलते हैं जी। और इसके अंदर नीचे 10 फ्रेम होते हैं जी। ये इस तरह के 10 फ्रेम है और इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये इसका ब्रूड है, इसमें इनका बच्चा है और इसके अंदर ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये इनके खाने के लिए हनी होता है। अच्छा। लेकिन हम इससे हनी नहीं निकालते, इससे हनी एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं जी। क्योंकि ये इनके बच्चे के खाने पीने के लिए है। तो ये एक परिवार के रहने की ये एक परिवार के लिए है और इसके बीच में एक हम ये क्यून एक्सक्लूडर लगा देते हैं, जिससे केवल वर्कर भी तो, मेरी मक्खी तो ऊपर आ सकती है, मधुमक्खी ऊपर आ सकती है, लेकिन क्यून ऊपर नहीं आती है। अच्छा। तो नीचे ब्रीडिंग होने का काम नीचे होता रहेगा और ऊपर से सेपरेटली हम हनी निकाल सकते हैं। मतलब साफ है कि शुद्ध शहद में किसी भी तरह की मिलावट की जरूरत नहीं होती। लेकिन शुद्ध शहद की कीमत 500 से 1000 रुपए प्रति किलो या इससे ज्यादा भी हो सकती है। शहद को सस्ता करने के लिए उसकी मात्रा बढ़ानी जरूरी है और ये काम मिलावट करके ही किया जा सकता है। इसीलिए शहद में चीनी, गुड़, चावल का सिरप, मक्के का सिरप या पूरी तरह केमिकल से बना हुआ सिरप मिलाकर भी इसे बेचा जाता है। इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आप जो शहद बाजार से खरीद कर लाए हैं उसमें शहद की मात्रा केवल 10% हो, बाकी सब मिलावटी हो। शुद्ध शहद अपने आप में किसी दवा से कम नहीं है। लोग शहद का प्रयोग वजन घटाने, इम्यूनिटी बढ़ाने, डायबिटीज जैसी कई बीमारियों से बचने के लिए करते हैं। लेकिन अगर शहद में मिलावट कर दी जाए तो जिन बीमारियों से बचने के लिए आप शहद खा रहे हैं वही शहद आपको बीमार कर सकता है। कई जगह तो हनी यूज होता है वुंड हीलिंग के लिए। ट्रेडिशनली बहुत जो मेथड्स ऑफ हीलिंग थे उसमें सर्जरी के बाद उसकी वुंड हीलिंग के लिए यूज होता है। और नॉट ओनली के भाई उनको जो वैल्यूएबल चीजें हैं, जो उसकी बेनिफिट्स है वो नहीं मिल रहे, ऊपर से उनको प्योर शुगर खिलाई जा रही है विच कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। उनका मोटापा, उनकी कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज भी इंक्रीज हो रही हैं। भारत में शहद बेचने के लिए उसे 50 तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है। उसके बाद भी बाजार में 80% मिलावटी शहद ही बिक रहा है। फिर भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप शहद की क्वालिटी को कुछ हद तक चेक कर सकते हैं। पानी वाला मैं टेस्ट आपको दिखाता हूँ। हम जब इस हनी को जो है लेंगे और ऐसे इसको छोड़ेंगे तो ये देखिए धागे के रूप में ये पड़ रहा है, नीचे जा रहा है जी। और ये सारा नीचे जाके बैठ रहा है। ये इसमें घुलेगा नहीं, ये इसमें घुलेगा नहीं। ये जब तक आप इसको मिलाएंगे नहीं ये जल्दी से मिलेगा नहीं। आप ये देखिए
ये सिरप है और ये देखिए आप, इसकी चमक देखिए आप, ये तो शानदार चमक रहा है ना। तो आप ये देखो, इसकी चमक देखो, और ये जो तार है ये टूट रही है इसकी बीच में गिरते हुए। तो यदि आपका हनी चमकदार है और बोतल में वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, इसका मतलब वो हनी नहीं है। उसका रीजन ये है, हनी की जो प्रॉपर्टी है वो 2-3 चीजों से होती है कि हनी के अंदर पोलन कण कितने हैं, पराग के कण कितने हैं। अगर आप नेचुरल हनी की बात करते हैं तो उसके 1 ग्राम हनी के अंदर लगभग 50,000 तक पोलन के कण होते हैं। अच्छा। जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि शहद अगर जम जाता है तो वो नकली ही होगा, ऐसा नहीं है। शहद किस किस्म के पौधे से बना है, किस तापमान पर स्टोर किया गया है, उसकी पैकिंग और प्रोसेसिंग कैसी है, इसी आधार पर शहद का गाढ़ा या हल्का होना निर्भर करता है। शिवांक मिश्रा के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। शुद्ध शहद जो होता है वो स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ में पौष्टिक भी होता है। और सदियों से शहद का इस्तेमाल दवा के रूप में किया जाता है। आयुर्वेद में शहद को अमृत के समान माना गया है। हालांकि मुनाफा कमाने के लिए कई कंपनियां इस अमृत में अब मिलावट भी कर रही हैं। इस मिलावट को समझने के लिए हम आपके साथ नेशनल बी बोर्ड से मिले कुछ आंकड़े शेयर करना चाहते हैं। पिछले 1 वर्ष में देश में 11 करोड़ 50 लाख किलोग्राम शहद का उत्पादन हुआ। इसको आप नोट कर लीजिए, 11 करोड़ 50 लाख किलो शहद बनाया गया। इसमें से लगभग 6 करोड़ 25 लाख किलोग्राम शहद का निर्यात कर दिया गया, यानी बाहर के देशों में भेज दिया गया, लगभग आधा। लेकिन चौंकाने वाली जानकारी यह मिली कि हमारे देश में हर साल करीब 3 करोड़ किलोग्राम मिलावटी शहद का इस्तेमाल किया जाता है। 3 करोड़ मिलावटी शहद, 3 करोड़ किलोग्राम। संभव है कि आपने भी इस 3 करोड़ किलोग्राम मिलावटी शहद में से कुछ खरीद लिया होगा और इसे शुद्ध मानकर इसका सेवन भी कर लिया होगा, जबकि ये सिर्फ चीनी का एक सिरप होगा जिसे आप शहद मान रहे थे। विडंबना यह है कि जिस शुद्धता को एक मौलिक अधिकार का दर्जा मिलना चाहिए था, वो शुद्धता भारत में एक लग्जरी बन गई है। और जो लोग इस लग्जरी की कीमत नहीं चुका पाते, वो मिलावटी खाना खाने पर और खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर कानून की बात करें तो कानून तो हमारे देश में बहुत हैं। कानून के मुताबिक अगर मिलावटी सामान की वजह से किसी की मौत होती है तो उम्र कैद की सजा हो सकती है, उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। मिलावट रोकने के लिए कुछ और कदम भी उठाए जा सकते हैं। FSSAI चाहे तो शहद का न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी NMR टेस्ट जरूरी कर सकती है, अनिवार्य कर सकती है। इस समय शहद का एक्सपोर्ट करने के लिए यह टेस्ट अनिवार्य है। अगर आपको किसी दूसरे देश में बेचना है तो देखिए यह भी कितनी बड़ी बात है। दूसरे देश में बेचना है तो NMR टेस्ट करना पड़ेगा, और अगर अपने ही देश में बेचना है तो इसकी जरूरत नहीं। शहद बेचने वाली कंपनियों के लिए शहद के स्रोत की जानकारी देना भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। अब आपको ऐसे 2 तरीकों के बारे में बताएंगे जिससे आप घर बैठे शहद की शुद्धता का पता लगा सकते हैं। यह आपके सबसे काम की खबर है। इसके लिए आप पानी से भरे एक गिलास में 1 चम्मच शहद डाल दें। अगर शहद पानी में घुल जाता है तो समझ लीजिए जो शहद आप खा रहे हैं वो मिलावटी है। अगर शहद पानी में घुलने की जगह गिलास में नीचे बैठ जाता है तो इसका मतलब है कि यह शहद असली है और शुद्ध है। ये आपके स्क्रीन पर तस्वीर है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। आप आग की मदद से भी असली और मिलावटी शहद की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आप रुई को शहद में डुबोने के बाद उसमें आग लगाएं। अगर रुई कुछ सेकंड में जल गई तो इसका मतलब है शहद पूरी तरह से शुद्ध है, और अगर शहद मिलावटी होगा तो रुई में देर से आग लगेगी, रुई देर से आग को पकड़ेगी। ये 2 पहचान है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका शहद कितना शुद्ध है। लेकिन यह भी सच है कि खाने पीने की ज्यादातर वस्तुओं की जांच आप घर पर नहीं कर सकते, क्योंकि यह जांच किसी लैब में ही संभव है। लेकिन आप मिलावटी सामान की शिकायत तो जरूर कर सकते हैं, इसलिए जागरूक हो जाइए। जैसा हमने आपको बताया, इसकी जिम्मेदारी है FSSAI पर, और इसके टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए 1800-112100। यहां पर आप फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मिलावट से जुड़ी अपनी सारी शिकायतें यहां दर्ज करा सकते हैं।
मिलावटी शहद सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या है और शहद दुनिया का सबसे मिलावटी पदार्थ है। आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन शहद दुनिया का सबसे मिलावटी पदार्थ है। आप दुनिया में कहीं भी खरीद लीजिए आपको ऐसी ही मिलावट मिलेगी। पूरी दुनिया में शहद का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका में है। अमेरिका में शहद की खपत उत्पादन के मुकाबले काफी ज्यादा और यही वजह है कि मिलावटी शहद अमेरिका के लिए भी एक बड़ी समस्या है। वर्ष 2009 में अमेरिका में मिलावटी शहद का सबसे बड़ा मामला सामने आया था। इसे तब वहां हनी लॉन्ड्रिंग कहा गया था। उस समय दूसरे देशों की मदद से चीन ने भारत के रास्ते अमेरिका के बाजारों में अपना मिलावटी शहद बेचा था। इस घोटाले के बाद अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाले शहद की जांच के लिए कड़े नियम बना दिए गए और अब वहां मिलावटी शहद बेचना उतना आसान नहीं। कनाडा में भी दूसरे देशों से आए शहद की जांच में 27% सैंपल्स खरे नहीं उतरते। वर्ष 2015 में यूरोपियन यूनियन ने विदेशों से आने वाली शहद का 40% हिस्सा मिलावटी पाया था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2018 में वैज्ञानिकों ने मिलावटी शहद पर एक रिसर्च किया। इसमें शहद के हर 5 में से 1 नमूने में शुगर सिरप के इस्तेमाल की बात पुष्ट हुई। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने इससे पहले भी कई मामलों पर अपनी रिपोर्ट दी है। ये ऐसी संस्था है जो इस तरह की रिपोर्ट्स देती रहती है। वर्ष 2003 में कोका कोला में पेस्टिसाइड्स का खुलासा इसी संस्थान ने किया था। तब जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी और उसने इस रिपोर्ट को सही माना था। यह बहुत बड़ा विषय बन गया था। कोका कोला को बैन कर दिया गया था कई जगहों पर। पार्लियामेंट की अपनी कैंटीन से कोका कोला को प्रतिबंधित कर दिया गया था। कई स्कूलों ने यह ऐलान कर दिया था कि वो अपनी कैंटीन में इसे बिकने नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। आज आप कहीं भी इस प्रोडक्ट को पी सकते हैं। वर्ष 2010 में शहद में एंटीबायोटिक होने का दावा भी किया गया। इसके बाद वर्ष 2014 में FSSAI ने शहद में एंटीबायोटिक की जांच के नियम जोड़ दिए थे। वर्ष 2014 में चिकन में भी एंटीबायोटिक होने का दावा किया गया। इसके बाद वर्ष 2017 में दूध, अंडे और चिकन की जांच के नए मानक बने। यानी जब भी CSE ने खाद्य पदार्थों में मिलावट पर कोई बड़ा खुलासा किया तब तक सरकार ने अपने गाइडलाइंस को बदला। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी। बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था। लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर।
दक्षिण कोरिया के संविधान के मुताबिक वहां के 19 से 28 वर्ष के पुरुषों के लिए 18 महीने तक देश की सेना में अपनी सेवाएं देना अनिवार्य है। लेकिन दक्षिण कोरिया के सबसे मशहूर के पॉप बैंड बीटीएस के एक सदस्य की उम्र कल ही 28 वर्ष पूरी हो गई है। बीटीएस को इसका नुकसान न उठाना पड़े, इसलिए दक्षिण कोरिया की सरकार ने अपने 72 साल पुराने कानून में बदलाव कर दिया है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने अपने देश के पॉप स्टार्स को ये रियायत दी है कि वो अनिवार्य मिलिट्री सर्विस को 30 वर्ष की उम्र तक स्थगित कर सकते हैं। यानी दक्षिण कोरिया अपनी सॉफ्ट पावर का सम्मान करना जानता है, जबकि दूसरी तरफ भारत के 86% किसान आज भी गरीबी की हालत में जी रहे हैं और उन्हें चाहकर भी न्याय मिल नहीं पाता। लेकिन इन दोनों खबरों से एक और निष्कर्ष भी निकलता है, और वो ये कि देश कोई भी हो, कानून सबसे ऊपर होता है और कानून को ही सबसे ऊपर होना चाहिए। दक्षिण कोरिया के पॉप स्टार्स को 2 साल की रियायत दी गई है, सिर्फ 2 साल की, लेकिन यहां पर कानून को समाप्त नहीं किया गया, उन्हें कानून से ऊपर नहीं किया गया। 30 वर्ष की उम्र के बाद इन के पॉप स्टार्स को भी बाकी लोगों की तरह सेना में अपनी सेवाएं देनी ही पड़ेंगी। ये बात किसानों समेत हमारे देश के सभी लोगों को समझनी चाहिए और सरकारों को भी समझनी चाहिए कि कानून का मतलब होता है कानून। कानून कानून रहता है और कानून सबके ऊपर होता है, और देश का हर नागरिक किसी न किसी रूप में कानूनों से बंधा होता है। हालांकि हम लोकतंत्र हैं, किसी भी बात का विरोध करना, किसी कानून का विरोध करना किसी भी नागरिक का पूरा अधिकार है। किसान भारत की सॉफ्ट पावर हैं, क्योंकि जो अन्न भारत के किसान उगाते हैं उससे सिर्फ भारत के ही नहीं, दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों के करोड़ों लोगों का पेट भरता है। लेकिन एक सॉफ्ट पावर के रूप में भारत के किसान कभी पॉपुलर कल्चर का हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन अब दक्षिण कोरिया से समझिए, दक्षिण कोरिया ने अपने सबसे बड़े सॉफ्ट पावर कोरियन पॉप को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, पूरा कानून बदल दिया है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने अपने देश के पॉप स्टार्स को यह रियायत दे दी है कि अब वो अनिवार्य मिलिट्री सर्विस को 30 वर्ष की उम्र तक स्थगित कर सकते हैं। इसके लिए दक्षिण कोरिया की सरकार ने अपने 72 वर्ष पुराने कानून में बदलाव कर दिया। दक्षिण कोरिया का संविधान वर्ष 1948 में लागू हुआ था, यानी लगभग उसी समय जब भारत का संविधान बन रहा था, और इसके अनुच्छेद 39 में लिखा है कि दक्षिण कोरिया के सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से राष्ट्र की सेवा करनी होगी। और इसके बाद 1957 में मिलिट्री सर्विस एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत 19 से 28 साल तक की उम्र वाले सभी पुरुषों के लिए सेना में 18 महीने की सेवा अनिवार्य कर दी गई। वैसे तो इस बदलाव का फायदा सभी के पॉप स्टार्स को मिलेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दक्षिण कोरिया की सरकार ने यह कदम खास तौर पर वहां के सबसे मशहूर के पॉप बैंड बीटीएस को बचाने के लिए किया है। बीटीएस में कुल 7 सदस्य हैं, 7 मेंबर्स हैं इस बैंड के, और उम्र के लिहाज से इनमें सबसे बड़े जो मेंबर हैं उनका नाम है जिन। अगर यह नियम बदला नहीं जाता तो जिन को अब बीटीएस छोड़ना पड़ता, लेकिन अब वो अगले 2 साल तक बीटीएस में रह पाएंगे, और अगर ये कानून नहीं बदला जाता तो उन्हें बीटीएस छोड़कर अब अपने देश की सेना में जाना पड़ता। इसलिए कहा जा रहा है कि नए कानून के केंद्र में मुख्य रूप से बीटीएस है। दक्षिण कोरिया की जीडीपी को बीटीएस बैंड के कारण 34,000 करोड़ रुपए का फायदा होता है। कुछ महीने पहले बीटीएस का एक नया गाना आया था, रिलीज हुआ था, जिसका नाम है डायनामाइट। इसकी रिलीज से पहले दक्षिण कोरिया की सरकार ने कहा था कि इससे उनके देश की जीडीपी को 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फायदा होगा और 8,000 नई नौकरियां ये गाना पैदा कर देगा। यह अनुमान इस गाने, कॉस्मेटिक्स और खाने पीने की संभावित बिक्री के आधार पर लगाया गया था। कोविड-19 की वजह से पिछले कई महीनों से ज्यादातर देशों में कहीं भी लाइव कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे हैं और पूरी दुनिया की म्यूजिक इंडस्ट्री संघर्ष कर रही है, लेकिन इस दौरान भी बीटीएस का मुनाफा लगातार बढ़ता रहा। बीटीएस ने सिर्फ अपनी नई एल्बम्स और ऑफिशियल मर्चेंडाइज की बिक्री के दम पर ही पिछली तिमाही में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। के पॉप की बदौलत दक्षिण कोरिया की संस्कृति दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है और के पॉप स्टार्स इस संस्कृति के सबसे बड़े ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जिसके पड़ोस में उसका दुश्मन देश भी है, जिसका नाम है उत्तर कोरिया। ऐसे ही समझ लीजिए जैसे भारत और पाकिस्तान।
दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका हमेशा बनी रहती है और इसीलिए दोनों देशों के लोगों के लिए सेना में अपनी सेवाएं देना अनिवार्य है। लेकिन दक्षिण कोरिया जानता है उसकी के-पॉप वाली सॉफ्ट पावर किसी मिसाइल से भी ज्यादा प्रभावशाली है। के-पॉप स्टार्स स्टेज पर परफॉर्मेंस देते हैं, गीत गाते हैं और इसके लिए लाखों और करोड़ों रुपए की फीस लेते हैं। दूसरी तरफ भारत की सॉफ्ट पावर भारत के किसान हैं, जो कड़ी धूप में परिश्रम करते हैं, अन्न उगाते हैं, अपनी फसल बेचने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। कई बार कम दामों पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है और फिर भारत अपनी इस सॉफ्ट पावर का पूरा सम्मान भी नहीं कर पाता। यहां यह भी समझने की जरूरत है कि दक्षिण कोरिया के के-पॉप स्टार्स को 2 साल की रियायत दी गई है, लेकिन कानून को समाप्त नहीं किया गया। 30 वर्ष की उम्र के बाद भी इन स्टार्स को सेना में अपनी सेवाएं तो देनी ही पड़ेंगी, इन्हें छूट नहीं दी गई है। ये बात किसानों समेत हमारे देश के सभी लोगों को समझनी चाहिए कि कानून का मतलब होता है कानून और देश का हर नागरिक किसी न किसी रूप में कानूनों से बंधा हुआ है और कानून सबके लिए बराबर है। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे, सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। अब हम आपसे सामान्य ज्ञान का एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट क्यों पड़ा? इसका जो जवाब इतिहास की किताबों में आपको पढ़ाया गया होगा वो ये है कि वर्ष 1865 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा था। यह नामकरण सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर हुआ था। जॉर्ज एवरेस्ट वर्ष 1830 से 1843 तक भारत में नक्शे और मानचित्र बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख थे। अब हम आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं कि माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट राधानाथ सिकदर क्यों नहीं है? सच यह है कि पश्चिम बंगाल के एक गणितज्ञ राधानाथ सिकदर ने पहली बार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को रिकॉर्ड किया था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने उनका नाम छिपा दिया
उसे कभी सामने नहीं आने दिया और इस महान खोज का श्रेय सर एंड्रू स्कॉट वॉ को दे दिया। एंड्रू स्कॉट वॉ उस समय सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, इसलिए यह श्रेय राधानाथ सिकदर से छीनकर एंड्रू वॉ को दे दिया गया, जबकि इसका असली हकदार एक भारतीय था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का आधिकारिक आकलन पहली बार ब्रिटिश राज में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। इस एजेंसी की स्थापना भारत का आधिकारिक मानचित्र बनाने के लिए की गई थी। वर्ष 1830 में सर जॉर्ज एवरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने थे और वर्ष 1831 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के गणितज्ञ राधानाथ सिकदर को सर्वे ऑफ इंडिया में कंप्यूटर के पद पर नियुक्त किया था। उस समय कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था, सारी गणनाएं आदमी ही किया करते थे और ऐसे लोगों को सर्वे ऑफ इंडिया में कंप्यूटर कहा जाता था। यानी गणना करने वाला जो व्यक्ति है, कंप्यूट करने वाला जो व्यक्ति है, उसे कंप्यूटर कहा जाता था। वर्ष 1830 के दशक में सर्वे ऑफ इंडिया की टीम हिमालय पर्वत श्रृंखला के बहुत करीब पहुंच गई थी। उस समय कंचनजंगा पर्वत के शिखर को ही दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जाता था। इसके बाद वर्ष 1852 में राधानाथ सिकदर ने पीक 15 नामक एक पर्वत शिखर को मापने का काम शुरू किया। पहले इसे माउंट एवरेस्ट नहीं कहते थे, इसे कहते थे पीक 15 और उन्होंने पीक 15 की ऊंचाई मापनी शुरू की। उस समय माउंट एवरेस्ट को इसी नाम से जाना जाता था। तब विदेशियों को नेपाल की सीमा में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। एक विशेष उपकरण की मदद से राधानाथ सिकदर ने पीक 15 की ऊंचाई 8,839 मीटर रिकॉर्ड की थी। सर्वे ऑफ इंडिया के तत्कालीन डायरेक्टर एंड्रू स्कॉट वॉ ने 4 वर्षों तक राधानाथ सिकदर के आकलन की जांच की। एंड्रू स्कॉट सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर सर जॉर्ज एवरेस्ट के साथ काम कर चुके थे और वो उन्हें अपना गुरु मानते थे, उनसे बहुत प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने पीक 15 पर्वत शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट रखने का प्रस्ताव ब्रिटेन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी को भेज दिया। यानी राधानाथ सिकदर से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई मापने का श्रेय छीन लिया गया और दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नामकरण एक अंग्रेज के नाम पर कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस जानकारी को छुपाने की पूरी कोशिश की। इसके बावजूद राधानाथ सिकदर की महान खोज को छिपाया नहीं जा सका, क्योंकि जैसा हम भी हमेशा कहते हैं, सत्य जो है उसे आप ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं सकते। वर्ष 1966 में इंडियन जर्नल ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस में भी राधानाथ सिकदर की सफलता के बारे में जानकारी दी गई। यह एक साइंस जर्नल है और पहली बार वर्ष 1966 में यह प्रकाशित हुआ था। इस जर्नल के मुताबिक राधानाथ सिकदर वर्ष 1849 में सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ कंप्यूटर पद पर पहुंचे थे और इस काम में दूसरे लोगों की भी थोड़ी बहुत भूमिका रही, लेकिन इसके केंद्र में राधानाथ सिकदर ही थे। हैरान करने वाली बात यह भी है कि नेपाल और तिब्बत की सीमा पर मौजूद माउंट एवरेस्ट का नाम तिब्बती भाषा में चोमो लुंगमा है। यानी जो तिब्बत के लोग हैं वो इसे चोमो लुंगमा कहते हैं। नेपाल के लोग इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ये माउंट एवरेस्ट के नाम से ही प्रसिद्ध है। हालांकि जॉर्ज एवरेस्ट ने खुद कभी भी हकीकत में माउंट एवरेस्ट को देखा तक नहीं था। दुनिया भर में पर्वत शिखरों का नाम रखने की कोई एजेंसी नहीं है, लेकिन अगर भारत सरकार चाहे तो नेपाल, चीन और यूनेस्को के साथ मिलकर वो माउंट एवरेस्ट का नाम बदलने की कोशिश कर सकती है। औपचारिक रूप से भी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इस समय तिब्बत पर चीन का कब्जा है और नाम बदलने के लिए इन देशों की सहमति जरूरी होगी। माउंट एवरेस्ट नेपाल के सागरमाथा नेशनल पार्क में मौजूद है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यानी माउंट एवरेस्ट का नाम बदलने के लिए यूनेस्को की सहमति भी जरूरी है। अब हम आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताना चाहते हैं। माउंट एवरेस्ट को वैसे तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है, आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। पर्वतों की ऊंचाई का आकलन समुद्र की सतह से उसकी ऊंचाई के आधार पर किया जाता है, लेकिन अगर किसी पर्वत के आधार से उसके शिखर तक की ऊंचाई मापी जाए तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। बेस यानी आधार से चोटी तक की ऊंचाई के नजरिए से अमेरिका के हवाई का माउना किया दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। माउना किया की ऊंचाई 10,210 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई अब भी लगातार बढ़ रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल 4 मिलीमीटर बढ़ जाती है, यानी 100 वर्षों में इसकी ऊंचाई 16 इंच तक बढ़ जाती है।
8,000 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट का डेथ जोन शुरू होता है, क्योंकि खराब मौसम और ऑक्सीजन की कमी की वजह से सबसे ज्यादा मौतें यहीं होती हैं, इसलिए इसे डेथ जोन कहते हैं। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वालों को 2 o'clock रूल का पालन करना होता है, यानी चढ़ाई करने वालों को दोपहर 2 बजे तक माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाना होता है, क्योंकि इसके बाद मौसम बदलना शुरू हो जाता है, इसलिए इसे 2 o'clock रूल कहते हैं। तकनीक के विकास की वजह से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान होने वाली मौतों में हर साल 2% की कमी आ रही है। आधिकारिक तौर पर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से पहले 10 हफ्तों की एक कठिन ट्रेनिंग लेनी होती है और इसके बाद ही माउंट एवरेस्ट पर जाने की इजाजत किसी को भी मिलती है। अगर माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के गणितज्ञ राधानाथ सिकदर के नाम पर होता तो इससे भारत का नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध होता, इससे भारत की सॉफ्ट पावर और बढ़ती। हालांकि इसके लिए कोशिशें पहले शुरू नहीं हुई। सिर्फ माउंट एवरेस्ट ही नहीं, बल्कि हमारे देश के नाम के साथ भी ऐसा ही हुआ। भारत को इंडिया नाम भी विदेशियों ने ही दिया है। इतिहासकार मानते हैं कि सबसे पहले ग्रीस के लोगों ने भारत को इंडिका कहकर बुलाया था और बाद में धीरे धीरे यह नाम इंडिया में बदल गया। आज भी भारत में एक वर्ग ऐसा है जो अपनी पहचान को भारत से नहीं बल्कि इंडिया से जोड़कर देखता है और अंग्रेजों को अपना वैचारिक पूर्वज मानता है। भारत में एक वर्ग ऐसा भी है जो भारत को हिंदुस्तान मानने से इनकार करता है। वो ये कहते हैं कि हम भारत तो कह देंगे लेकिन हिंदुस्तान नहीं कहेंगे। ऐसे ही लोगों की वजह से इंडिया, भारत और हिंदुस्तान के बीच की खाई लगातार बड़ी होती जा रही है। अब इस बात पर भी बहस चल रही है कि क्यों ना भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। भारत के संविधान के पहले आर्टिकल में भी लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी विदेशियों का दिया हुआ नाम आखिरकार भारत के संविधान का भी हिस्सा बन ही गया। इसके अलावा सिंधु नदी के नाम पर भारत का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा। सिंधु का उच्चारण फारसी भाषा में हिंदू किया जाता है और कई लोग मानते हैं इसी वजह से भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। लेकिन भारतीय पुराणों और ग्रंथों में भी भारत को अलग अलग नाम दिए गए हैं। इनमें मेलुहा, भारत, भारतवर्ष, आर्यव्रत और जम्बू द्वीप जैसे नाम शामिल हैं। सनातन संस्कृति में जब भी कोई पूजा पाठ या हवन होता है और इस दौरान जब संकल्प लिया जाता है तो आपके नाम और शहर के नाम के साथ जम्बू द्वीपे भरत खंडे भी कहा जाता है। आपने ये नोट किया होगा, आप में से जिन लोगों ने इस तरह के पूजा पाठ किए होंगे। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत को किसी जमाने में जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब।
क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति को खत्म करने के लिए पूरे जीवन संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला का निधन आज ही के दिन वर्ष 2013 में हुआ था। नेल्सन मंडेला वर्ष 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। रंग भेद विरोधी संघर्ष की वजह से उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए थे। इसके बाद वो पूरी दुनिया में रंग भेद के विरोध का प्रतीक बन गए। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहते हैं। वर्ष 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और वर्ष 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 1945 में आज ही के दिन बर्म्यूडा ट्रायंगल में रहस्यमय तरीके से 6 विमान खो गए थे। 5 दिसंबर को अमेरिकन नेवी के 5 एवेंजर विमानों ने फ्लोरिडा के एक नेवल स्टेशन से उड़ान भरी और इसके बाद ही ये विमान लापता हो गए। इनमें सवार 14 लोगों के बारे में भी कुछ पता नहीं चला। इन विमानों को ढूंढने के लिए निकला 13 लोगों का एक क्रू भी कुछ समय के बाद गायब हो गया और इस तरह 27 लोग लापता हो गए। बर्म्यूडा ट्रायंगल का इलाका दक्षिण अमेरिकी तट से लेकर बर्म्यूडा और फिर क्यूबा और सेंटो डोमिंगो के तट तक फैला हुआ है। आज भी अटलांटिक महासागर के इस इलाके का रहस्य सुलझ नहीं पाया है। टेलीफोन की सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग यानी एसटीडी सेवा आज ही के दिन वर्ष 1958 में शुरू हुई थी। ब्रिटेन की महारानी ने इस सेवा के जरिए ब्रिस्टल से एडिनबरा फोन किया था। इससे पहले टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए एक शहर से दूसरे शहर में फोन करने की सुविधा मिलती थी। एसटीडी सुविधा के लिए हर शहर के एक्सचेंज का एक अलग कोड था और इसी के साथ फोन नंबर से पहले एसटीडी कोड को डायल करने का सिस्टम शुरू हुआ। भारत में एसटीडी कॉल की शुरुआत वर्ष 1960 में हुई थी और तब लखनऊ और कानपुर के बीच पहली एसटीडी कॉल की गई थी। आज ही के दिन वर्ष 1901 में विश्व प्रसिद्ध एनिमेटर वॉल्ट डिज्नी का जन्म अमेरिका के शिकागो में हुआ था। उन्होंने सिर्फ 27 वर्ष की उम्र में मिकी माउस नाम के एक कार्टून कैरेक्टर की रचना की थी और एनिमेशन की दुनिया में वॉल्ट डिज्नी के काम को आज भी याद किया जाता है। उन्होंने 26 ऑस्कर अवार्ड जीते थे जो आज भी एक रिकॉर्ड है। और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK की पूर्व अध्यक्ष जे जयललिता का निधन आज ही के दिन वर्ष 2016 में हुआ था। वो 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं और वहां के लोग उन्हें अम्मा कहकर बुलाते थे। राजनीति में आने से पहले जयललिता एक बहुत सफल अभिनेत्री थीं और उन्होंने तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और एक अंग्रेजी फिल्म में भी काम किया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब संडे ब्रेक का समय हो गया है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।